गुड मॉर्निंग क्लास। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स की ऑडिट पर हम लोगों की बात चल रही थी और आज कुछ लास्ट पॉइंट हमारे पास में बचे हुए हैं जिन पर बात करके हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसा आपको मैंने कहा था, जोरदार चैप्टर है, क्वेश्चन पक्का आएगा, ढंग से इसको पढ़ करके जाना ही जाना है, चीजें बहुत आसान है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास हमेशा की तरह 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही है। पांचवा अपन ठीक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाला सब जगह पे नहीं लिख रहे हैं, वो खाली फिक्स एसेट के लिए यूज किया अपन ने जनरली, या फिर इंटेंजिबल के लिए भी यूज कर सकते थे। पीपी जो अपना था मेन कंसेप्ट, यहाँ अगेन एग्जिस्टेंस देखना है, कंप्लीटनेस देखना है, प्रॉपर काउंटिंग वैल्यूएशन है कि नहीं है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर तो हमारा है ही है, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से, इंड AS के हिसाब से आ रहा है। चलिए जी, तो मैं ऑडिट प्रोसीजर पे बात शुरू कर देता हूं। सबसे पहला कहा गया कि स्पेशल केयर रखना है जिस वक्त में भी आप इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं कैश बैलेंसेस का। उसका रीजन बहुत जरूरी है, कैश है इसीलिए फ्रॉड के चांसेस यहां पे ज्यादा बनते हैं, तो इस पे ज्यादा अपने को ध्यान देना पड़ेगा। Now the cash should be checked not only on the last day of the year but also check again sometime after the close of the year without giving notice। देखिए, लास्ट डे पे 31 मार्च को तो आप कैश काउंटिंग चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऑडिटर के लिए बढ़िया चीज है कि उसके अलावा भी किसी डेट पर विदाउट नोटिस पहुंच जाए। तो हमने कहा सर 31 मार्च की बात की डेट से क्या मतलब है? बहुत सिंपल है भाई, कि अगर मान लीजिए, अरे ये क्या हो गया भाई, इसी को सेलेक्ट कर दें। मान लीजिए 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 का आप लोग ऑडिट कर रहे हो ना, 20 नहीं लिया मैंने यहाँ पे, बराबर हमारा 2020 वाला साल खतरनाक है, इसलिए हमने ये ले लिया कि 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च हमारा जो है उसमें मान लीजिए कि आप उस पीरियड की ऑडिट कर रहे हैं, है ना। तो 31 मार्च का जो कैश बैलेंस है वो तो चेक करोगे, करना ही है। फिर क्या करो कि इसके बाद में आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर, सपोज करो 15 अप्रैल को एक बार और पहुंच जाओ बिना नोटिस दिए और बोलो सर आज का कैश बैलेंस दिखा दो। तो हमने कहा सर ये कैश बैलेंस का इस पीरियड से क्या लेना देना है ना भाई। हम लोग 15 अप्रैल को जो कैश बैलेंस है उसमें 15 दिनों का जो इफेक्ट है उसको हटा करके चेक कर लेंगे कि 31 मार्च का बैलेंस हमारे निकाले हुए बैलेंस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि 15 दिन में जो भी कैश आया उसको इफेक्ट हटा दो, जो भी कैश गया उसका इफेक्ट भी हटा दो, आप जानते हो सब ये तो, है ना। और फिर देख लो कि 31 मार्च तक इतना बैलेंस होना चाहिए था, हमने जो निकाला वो उसके आसपास है कि नहीं है। डिफरेंस कहीं पे दिखे तो अपन ऑडिट प्रोसीजर काम में लेने वाले हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज डिजायरेबल फॉर द कैशियर टू बी प्रेजेंट। हम चाहते हैं कि जब भी इस तरह का कैश बैलेंस हम लोग चेक करें, कैशियर वहां पे होना चाहिए, और जो कैश का स्टेटमेंट हमने बनाया है उसके ऊपर उस भाई के क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। जब हम काउंट करें तो उस स्टेटमेंट पे साइन कर दे कि हाँ सर बिल्कुल इतना कैश बैलेंस है। मान लीजिए कि ऑडिटर बैलेंस शीट डेट यानी 31 मार्च को वहां पहुंचने में अनेबल है, समझ रहे हो, वहां नहीं पहुंच पाए, मान लीजिए किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, तो क्या करना चाहिए उसके लिए भी तरीका देखो। He should arrange with his client that all cash balance to be banked। कि भाई एक काम करो कि आज लास्ट डे पे कैश बैलेंस पे मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो आज जितना पैसा पड़ा है वो सारा बैंक में डाल दो। सर उससे क्या होगा, फायदा हो गया ना, हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। जितना कैश आपने बैंक में अगर डाला है तो बैंक स्टेटमेंट हमको बता देगा कि कैश बैलेंस कितना था उस दिन का, कितना जमा हुआ। और अगर उस दिन ये कन्वीनियंटली पॉसिबल नहीं है उस शाम को, तो फॉलोइंग मॉर्निंग, भाई अगर 31 मार्च की शाम पॉसिबल नहीं है तो 1 अप्रैल को सुबह आप उसको बैंक में डलवा दीजिए, एक ही बात हो गई। तो हमको इससे बिल्कुल आराम से पता लग जाएगा कि कितना कैश बैलेंस था। सीधा सीधा सा तरीका है। द कैश बुक ऑफ द डे ऑन विच द बैलेंस इज वेरीफाइड शुड बी साइंड बाय द ऑडिटर, ठीक है। इंडिकेट द स्टेज एट विच द कैश बैलेंस वाज चेक, कहां तक का कैश बैलेंस चेक हुआ उसके ऊपर ऑडिटर के साइन भी होने चाहिए। इफ ऑडिटर फाइंड एनी स्लिप जिसपे IOU, ध्यान में आया आपको, उधार लेने के लिए, उधार लेने वाला जो चीज होता है अपना, बराबर ऐसी कोई स्लिप नजर आ रही है इन रेस्पेक्ट ऑफ टेम्पररी एडवांसेस पेड टू एम्प्लॉय, है ना। जब एम्प्लॉइज वगैरह को टेम्पररी एडवांस दिया जाता है तो वो स्लिप उनसे ले ली जाती है, एक डॉक्यूमेंट IOU वाला बना लिया जाता है, बराबर। included as part of cash balance, he should have them initialed by a responsible official and debited to appropriate account। तो बहुत जरूरी है कि जो पहले से पैसा एडवांस दिया हुआ है उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है, बाकायदा ऑफिसर्स की ऑथोरिटी उसके ऊपर है, उसके साइन भी अपने को ले लेने चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, सिंपल हो गया। जैसे पेटी कैश वगैरह में भी देते थे ना, पहले से एडवांस पैसा देके रखते हैं, तो कई बार आपने एम्प्लॉइज को एडवांस पैसा दे दिया, ना अभी उसको कैश बैलेंस की तरह दिखा रहे हो, तो वो भी अपने को प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए।
चलिए जी, कैश के बाद में बैंक बैलेंस बहुत सीधा सीधा सा तरीका है. द ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर ऑल बैंक अकाउंट मेंटेन बाय द एंटिटी. द ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन, बीआरएस बनाना इसीलिए जरूरी है, आपको सिखाया जाता है. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो भी बैंक बैलेंसेस हैं उनसे बनाएंगे हम देख करके. ऑडिटर रिक्वेस्ट द क्लाइंट टू प्रोवाइड बीआरएस साइंड बाय द अकाउंटेंट, बराबर, and approved by the financial head, authorized senior company, authorized by senior company official so that he is able to assign responsibility in case of any error. बहुत क्लियर हो गया. The auditor should request the client, वो क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेगा. सपोज करो आप मेरे यहाँ पे ऑडिट करने के लिए आ रहे हो, मेरी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे कि मैं आपको बीआरएस प्रोवाइड करूं साइन बाय द अकाउंटेंट. बट ऑब्वियस अकाउंटेंट ने तो बीआरएस बनाया होगा, बराबर, तो उसके साइन किए हुए हो और अप्रूव किया हो कंपनी के फाइनेंस हेड ने, दैट ही इज एबल टू असाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ एनी एरर, ताकि कल को अगर कुछ भी एरर्स आता है तो अपन पता लगा सके किसको रेस्पॉन्सिबल करना है, अपने को ध्यान में रखना है. सोचो कैसा हो कि आपका क्लाइंट आपको बोले, अच्छा बीआरएस, ओहो ये क्या होता है, हमने तो नाम ही नहीं सुना कभी इसका, हमने तो कभी बनाया ही नहीं. तो फिर अपने को ऑडिट प्रोसीजर वैसे लगाने पड़ेंगे कि भाई किधर आ गए तुम लोग, किधर से अकाउंटेंट बन गए, तुमको पता ही नहीं है कि बीआरएस बनाना जरूरी था. तो उस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं. नाउ वेरिफिकेशन ऑफ बीआरएस शेल एंटेल द फॉलोइंग. अब बीआरएस से क्या क्या चीजें होती हैं? टेलिंग द बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ कंपनी, एज पर बुक्स टू द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस. बट ऑब्वियस है बीआरएस का पर्पस ही होता है कि बैंक के अकाउंट में जो एंट्रीज दिख रही हैं और जो हमारी एंट्रीज हैं हमारी बुक्स के अंदर जो ट्रायल बैलेंस में हम ले गए वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है. टेलिंग द बैलेंस एज पर बैंक टू द बैंक कन्फर्मेशन स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ चेकिंग ऑफ ऑल मटीरियल रिकंसिलिंग आइटम्स इंक्लूडेड अंडर द चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. ये सब बात आप जानते हो, चेक इशू किए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, बराबर. तो बट ऑब्वियस है हमने जब चेक इशू कर दिए हैं तो हमारे यहां से तो एंट्री हो गई कि भाई हमने चेक दे दिया, लेकिन बैंक वालों ने तो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो वहां एंट्री की नहीं होगी. तो वो डिफरेंस अपने को देखना चाहिए. फिर ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट द बैंक स्टेटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड एंड शुड वेरीफाई इफ द चेक इशूड हैव बीन सब्सिक्वेंटली क्लियर्ड बाय द बैंक. कई बार होता है ना, ये कई बार आप डिफरेंस देखोगे रियल लाइफ के अंदर भी. जैसे 31 मार्च, अब सपोज करिए ये प्रैक्टिकल चीज भी है कि एक्सेल एकेडमी ने मुझे जो भी पेमेंट किया, तो कई बार होता है कि भाई एक्सेल एकेडमी ने मान लीजिए कि मेरा पेमेंट जो है वो, हाँ, जो भी फीसेस का पेमेंट आया वो उन्होंने मुझे मान लीजिए 29 मार्च को किया, बराबर. तो एक्सेल ने अपना बुक्स में तो 29 मार्च को मुझे चेक इशू दिखा दिया, बराबर, उनके स्टेटमेंट में तो आ गया. अब मैंने चेक को मान लीजिए 2-3 दिन बाद डिपॉजिट किया या 31 को डिपॉजिट किया, मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट हो रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाकर के 1 अप्रैल के बाद आ रहा है. तो जब हम लोग रिकंसाइल करते हैं, जब मेरी बुक्स को मैं एक्सेल की बुक्स के साथ में रख करके मैच करता हूं, बराबर, कि स्टेटमेंट बनाना है दोनों का, तो हम जब उसको मैच करते हैं तो ये एक दिक्कत बट ऑब्वियसली दिख रही है कि आपने तो चेक इशू कर दिया था, आपकी बुक्स में तो आ गया कि जयेश भंडारी को पेमेंट हो गया, बराबर, आपने अपनी बुक्स से डेबिट कर दिया मेरा अकाउंट कि हाँ भाई पेमेंट हो गया, लेकिन मेरी बुक्स के अंदर अभी भी नहीं हुआ. तो ये चीजें रिकंसिलिएशन बनाने का हमारा पर्पज ही ऐसे होता है कि ये चीज चेक हो जाए कि हाँ भाई बराबर है. तो बैंक से हम स्टेटमेंट मांग लेंगे, सर क्या पता आगे आने वाले दिनों में वो चेक क्लियर हो गया हो या पेमेंट के लिए आ गया हो, तो हमको पता लग जाए. वेयर चेक हैज बिकम स्टिल, मतलब जिसका 3 महीने या ज्यादा लैप्स हो चुके. आप लोग जानते हो चेक का एक्सपायरी पीरियड नाउ टाइम 3 मंथ्स का है. ठीक है. सिंस द इशू डेट द सेम शुड नॉट अपीयर इन द बीआरएस एंड शुड हैव इंस्टेड बीन क्लब्ड अंडर लायबिलिटीज. बट ऑब्वियस है चेक को 3 महीने हो गए हैं, तो अभी वो चेक का कोई यूज ही नहीं है, तो अभी भी वो अमाउंट हमको लायबिलिटीज में दिखाना पड़ेगा कि भाई ये चेक इशू भले ही कर दिया हो, लेकिन 3 मंथ्स तक पेमेंट के लिए अगर प्रेजेंट नहीं हुआ है तो अब उस चेक का वैसे भी कोई यूज नहीं रहा. चेकिंग ऑल मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम इंक्लूडेड अंडर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. वही बात हो गई, अभी तो पेमेंट था बट नॉट प्रेजेंटेड. अभी है कि चेक हमने डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ. वही बात हो गई कि चेक को, हमारा क्लाइंट का चेक आया तो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो हमने तो अपने बुक्स में एंट्री कर दी कि भाई पैसा आ गया, लेकिन बैंक के क्रेडिट में 2-3 दिन का मान लो टाइम लग रहा है. नए साल में हम चले गए 31 मार्च बीच में आ गया, तो डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा. ठीक है. तो बट ऑब्वियस है हम बैंक को डिपॉजिट स्लिप देख सकते हैं, बैंक इसको एक्नॉलेज कर देगा, तो ध्यान में रखना है. और यहाँ पे भी सब्सिक्वेंटली जो आपका बैंक स्टेटमेंट होगा 2-3 मार्च का, तो हम लोग जब मैं और एक्सेल के अकाउंट्स हम लोग मैच करते हैं तो यही चीज होती है कि हाँ भाई आपने चेक यहाँ दिया था और मेरा चेक 2 अप्रैल को जो क्लियर हो गया, मतलब सेम अमाउंट की यहाँ पे बात हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है.
चेकिंग कर लेना है ऑल मटेरियल रिकंसिलिंग आइटम इंक्लूडेड अंडर अमाउंट चार्ज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। आप जानते हो बैंक ने इंटरेस्ट दिया, हमने यहाँ एंट्री मान लीजिए नहीं कर पाए, या बैंक ने बैंक चार्ज का पैसा काटा, वो हम एंट्री नहीं कर पाए, वो भी अपने को प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ आप लोगों ने अकाउंट्स में जो बीआरएस पढ़ा है, वो आपका बीआरएस का पूरा नॉलेज जो है वो यहाँ पे काम आ जाएगा। ये अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। बराबर क्लियर है? फिर ऑडिटर शुड इंश्योर दैट ऑल बैंक अकाउंट होल्डिंग फॉरेन करेंसी अगर है तो रीस्टेट एट द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, जो भी है उसके हिसाब से प्रॉपरली एंट्रीज हुई है हमारी। बराबर अगर फॉरेन करेंसी हेल्ड करके रखी है तो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के ऊपर ही एंट्रीज वहां पे होंगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी नेक्स्ट पे आगे। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर भी है बैंक में, तो डायरेक्टली बैंक से बात कर लेंगे अपन। सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटीज टू कॉन्टैक्ट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और क्या लिखा है, डायरेक्टली एंड आस्क देम टू कंफर्म द अमाउंट हेल्ड बाय द बैंक। एक सीधा तरीका है, बड़ा अमाउंट कोई दिख रहा है, अनयूजुअल दिख रहा है, तो बैंक से डायरेक्टली हमने पूछ लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली पूछ लिया, सर आप ये हेल्ड कर रहे हैं क्या, कंफर्म कर दीजिए। दिस शुड नेसेसरीली बी डन फॉर ऑल अकाउंट बैलेंसेज एट द पीरियड एंड। बराबर द कंपनी शुड बी आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकंसाइल द जो भी डिफरेंसेस दिख रहे हैं, if any, including seeking written explanation, clarification from the bank, financial institution or any unresolved queries। but obvious है कई सारी हमारी queries unresolved रहेंगी। जहां डिफरेंसेस दिखेंगे हम मैनेजमेंट से पूछेंगे, और जहां पे मैनेजमेंट हो सकता है अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करे, अदरवाइज बट ऑब्वियस है कंपनी को कहा जाएगा कि भाई हम कहेंगे कि भाई आप चेक करके बताओ कि कहाँ क्या दिक्कत है, और उसी के हिसाब से फिर अगर हमारी क्वेरी सॉल्व हो जाती है तो ओके है, नहीं तो फिर अपने को रिपोर्ट को क्वालिफाई करना ही है, जैसा आप लोग जानते हो, ध्यान में रखेंगे। बराबर क्लियर है? नाउ अगेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मैंने कहा था मुझे पढ़ाने की किसी भी टॉपिक में जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स में आप लोग इसको पढ़ चुके हो। वही तरीका शेड्यूल 3 का जैसे डिस्क्लोज वहां कर रहे हैं वैसा का वैसा आपको यहां पे भी कर देना चाहिए। बराबर, तो खत्म हो जाएगा टॉपिक हमारा ये। नाउ लास्ट पॉइंट देखिए, हम पहुंच गए हैं एकदम वाले लास्ट पर। इसमें भी बड़ा पॉइंट तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का है, मेरा मामला तो बहुत छोटा सा रह गया। प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज देखें, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का अपने पास में है। प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज कैसी बनेंगी? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में आया 4 पॉइंट, वो के वो प्रॉपर एग्जिस्टेंस पीरियड एंड में बने हैं, कंप्लीटनेस का मतलब प्रॉपर रिकॉग्नाइज हुए हैं, वैल्यूएशन प्रॉपर अमाउंट के ऊपर है, और प्रेजेंटेशन तो हमारा है ही है। सबसे पहले अब जो भी प्रोविजन या कंटीजेंट लायबिलिटीज हैं उनके लिए क्या कहा गया, लिस्ट ले लीजिए। बराबर, मैनेजमेंट से लिस्ट लीजिए और उसको लेजर बैलेंसेस से चेक कर लीजिए। इंस्पेक्ट द अंडरलाइंग एग्रीमेंट लाइक, अब कुछ एग्रीमेंट्स भी चेक करने पड़ेंगे, जैसे अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट विद एम्प्लॉई टू अंडरस्टैंड द एंटिटीज कमिटमेंट टुवर्ड डिफाइंड बेनिफिट्स, एग्रीमेंट विद कस्टमर टू एसेस वारंटी कमिटमेंट, एनी लीगल और अदर क्लेम ऑन द एंटिटीज, लिटिगेशन। हम लिटिगेशन तो पढ़ के आए हैं भाई, याद करिए, स्पेशल कंसिडरेशन के पॉइंट्स हमने पढ़े थे बराबर 501 के अंदर, जहां एक तरफ इन्वेंट्री था, दूसरा हमारे पास में लिटिगेशन था। तो सर ये क्या चीज है? देखिए, फर्स्ट एग्रीमेंट क्यों देख रहे हो, हमने एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में पहले बात कर ली थी, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय को जो हम कल को ग्रेजुटी देने वाले हैं, कल को बोनस का पेमेंट होगा, पीएफ होगा, तो उसके लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं। बराबर, तो एम्प्लॉय के एग्रीमेंट को देखने से वो चीज अपने को समझ में आ जाएगी कि किस तरह से कितना प्रोविजन अपने को बनाना है। ठीक है। सेकंड नंबर, कस्टमर को वारंटी, याद करिए, आफ्टर सेल सर्विसेज, आप गाड़ी खरीदते हो, आप बाइक खरीदते हो, और भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं जिसपे वारंटी होती है 1 साल की, तो 1 साल में वारंटी पीरियड में जब वो आपको रिपेयर करके देंगे तो आपसे उसका पैसा थोड़ी लेते हैं। बराबर, तो वो फिर क्या किया उन्होंने, उसके लिए उन्होंने प्रोविजन बनाया कि भाई हाँ 5% का 10% का हमारी सेल का आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर हमारी वारंटी पे खर्च होगा, तो वो अपने को देख लेना चाहिए कस्टमर के साथ कितना आप एग्रीमेंट में आपने क्या कहा हुआ है, कितने टाइम पीरियड का, और कितना उसके लिए प्रोविजन बनाया है। देन हमने कहा कंटीजेंट लायबिलिटी है, तो बट ऑब्वियसली लीगल एक्शंस हमारे अगेंस्ट में कितने हैं, हारने के चांसेस कितने हैं, क्या है, उस हिसाब से हमने देख लेना चाहिए कि भाई प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज के लिए प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है। Obtain the underlying working on the basis of each of provision made from the management,
बट ऑब्वियस है कि आपको मैनेजमेंट से पूछ लेना चाहिए, वेरीफाई वेदर द सेम इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट। मैनेजमेंट से जो भी अपने को क्लैरिफिकेशन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है उसके हिसाब से देख लेंगे प्रोविजन बराबर बने या नहीं बने। फिर एक्सपर्ट का रिपोर्ट यहाँ पे ले लेना ठीक रहेगा, क्योंकि अपने को वैल्यूएशन देखना था। तो वैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट की मदद अपन ले सकते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से जितना प्रोविजन बनना चाहिए था उतना बना या नहीं बना। ठीक है, द ऑडिटर शुड वेरीफाई द अंडरलाइंग एजम्पशन यूज बाय द एक्सपर्ट, समझ रहे हैं आप, विद द डेटा शेयर्ड बाय द मैनेजमेंट। भाई एक्सपर्ट बता देंगे। अब कैसे होता है, देखो सिंपल है, जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर अपन यहाँ पे कई बार लगाते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जो टू व्हीलर बनाती है और 1 साल तक फ्री सर्विस देती है, और उसने करीब करीब प्रोविजन जो है वो सेल का 10% का बना रखा है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर दूसरी एंटिटीज को देखा जिनकी सेल भी लगभग उस कंपनी के बराबर है, और हमको पता लगता है कि वहां सारी कंपनियां लगभग 4 से 5% का प्रोविजन बना रही है, ये कंपनी 10% का प्रोविजन बना रही है। फिर प्रीवियस अकाउंट चेक किए तो पता लगा कि 10% का बना भली रही है, लेकिन वाकई में जो खर्च होता है वो 5 से 6% ही होता है। तो भाई क्यों बना रहे हो 10% का प्रोविजन? तो ये चीजें जो है कि जो रेट्स आप ले रहे हैं प्रोविजन के लिए, सेम चीज बैड डेप्ट के अंदर हमने कर लिया, बराबर के भी कितना बैड डेप्ट होता है यूजुअली, दूसरी सिमिलर इंडस्ट्रीज कितना ले रही है, हमारा प्रीवियस कितना है और हम कितना आप बना रहे हैं, तो वो तरीके से हमको सब चीजें पता लग जाएंगी कि अच्छा सेम चीज यहाँ लिखिए जो मैनेजमेंट। अच्छा ये आप जानते हो हमारी एक इनहेरेंट लिमिटेशंस थी कि बहुत सारी चीजें एजम्पशंस पर होती है, तो बट ऑब्वियस ये प्रोविजंस वगैरह जो भी आप बनाते हो ये सब क्या एजम्पशंस हैं, तो वो एजम्पशंस के जो एक्सपर्ट ने डेटा शेयर किए मैनेजमेंट से वो अपने को देख लेने चाहिए कि किन बेसिस के ऊपर आपने ये प्रोविजंस बनाए हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से है, सेम टू सेम आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो सारा का सारा वही लिखना है। तो यहां आकर के आपका चैप्टर जो है वो हो जाएगा ये वाला कंप्लीट। ठीक है, अच्छा अब मैं इसके साथ में, वैसे तो मैंने रिवीजन वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इसके ऊपर, लेकिन यहां से मैं आपको एक बार बता देता हूं, अपन क्वेश्चन बैंक के अंदर भी इसको देखेंगे कि एग्जाम में आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर इतना बड़ा चैप्टर हमने कर लिया और इसमें आएगा क्या, तरीका क्या होगा, तो आप देखो यहां से किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तो the auditor A of ABC and company firm of auditor is conducting the audit of XYZ Limited while performing testing of additions wanted to verify that all PPE, ध्यान में आया आपको, property plant equipment purchase invoice are in the name of entity he is auditing, आपने पढ़ा हुआ है entity के नेम पे होना चाहिए। For all addition to land building in particular the auditor desire to have concrete evidence about the ownership, टाइटल डीड जिसके लिए देखते हैं। द ऑडिटर इज वरीड अबाउट वेदर द एंटिटी हैज वैलिड लीगल ओनरशिप राइट ओवर द पीपी क्लेम टू बी हेल्ड बाय द एंटिटी एंड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको यहां एडवाइस करने को बोला है, तो आपको सिर्फ यह बोल दिया गया कि वो जो टाइटल डीड वाला पॉइंट था, ओनरशिप वाला जो पॉइंट था, उसको आप कैसे चेक करोगे। तो उसके लिए जितने पॉइंट मैंने आपको कहा भी था कि टॉपिक कितना ही बड़ा आ जाए, लेकिन क्वेश्चन जो है ये देखिए, यहां से देखते हैं अपन, पीपी के ऊपर आ जाते हैं अपन कि क्वेश्चन जो है वो आपसे जनरली पूछा जाएगा किसी न किसी एक टॉपिक के ऊपर। आइए अपन पीपी को चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट आइटम बैलेंस शीट का अपन ने जो लिया था वो यही लिया था, उसी को चेक कर लेते हैं। रिसीवेबल्स आ गए हमारे पास में, ये देखिए ये सेकेंड आइटम पीपी है ना। तो उसमें था हमारे पास कंप्लीटनेस था, वैल्यूएशन था, राइट एंड ऑब्लिगेशंस वाले जो हमारे पॉइंट्स थे ये देखिए, है ना। भाई इन्होंने क्या पूछा, ओनरशिप पूछा, एग्जिस्टेंस नहीं पूछा है, वैल्यूएशन भी नहीं पूछा है। तो यही सारे पॉइंट है, वेरीफाई करना है कि इनवॉइस नेम एंटिटी के नेम में है। फिर कॉपीज आपको कन्वेंस या सेल डीड की ले लेनी चाहिए बराबर, और ओरिजिनल कॉपी आपको देखना चाहिए। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले सकते हो अगर ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है। रजिस्टर ऑफ चार्जेस देख सकते हो कि कहीं प्लेज पे तो नहीं रखी हुई है। तो वही सारे के सारे पॉइंट जो है वो अपन ने यहाँ पे देखे। देखो चार्जेस वाली बात अपनी आ गई, एंटिटी के नेम में लीगल ओनरशिप होनी चाहिए, कन्वेंस डीड का कॉपी ले लेना चाहिए, ओरिजिनल है कि नहीं है वो देखना चाहिए। फिर अगर सिक्योरिटी पे रखी हुई है तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन आप ले सकते हो, हमारा वो वाला पॉइंट आ गया। और देन चार्ज का रजिस्टर आपको देख लेना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा था उस पूरे में से किसी न किसी एक पे, तो अगर आप ये सोचोगे सर ये आधा याद कर ले हम और बाकी का मैटर छोड़ के चले जाए तो काम नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ऑडिट प्रोसीजर डायरेक्ट पूछ लिया आपको कि रेंट एक्सपेंसेस का कैसे करोगे, याद करो हमने पढ़ा है। ठीक है, देन पावर एंड फ्यूल का भी हमने पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। तो सीधा सीधा सा जितने मार्क्स का क्वेश्चन आया 4-4 पॉइंट यहाँ पे, ये इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स आपके सामने 4-4 पॉइंट हमने लिखे, सिंपल हमको नंबर मिलने वाले हैं, अपन ने पढ़ा है ये।
ठीक है, नेक्स्ट देखें, You are an auditor of PQR Limited which has spent 10 lakh on research activities of the product during period under audit. यानी वो खुद ही रिसर्च R&D डिपार्टमेंट. BOD wants to recognize is internally generated intangible asset. ध्यान में आया आपको, हमने पढ़ा ही है कि भाई आप खुद ही उस intangible assets को डेवलप कर रहे हैं. Advise and discuss the condition necessary to be fulfilled to recognize ऑफ द इंटेंजिबल एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कि आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया. डायरेक्टली हमने पढ़ा, देखो यहां तक तो हमने क्वेश्चन एज रीज लिख दिया, और ये भी चीज अपन ने पढ़ी थी, नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च शेल बी रिकॉग्नाइज. रिसर्च फेज के ऊपर हम उसको नहीं करते हैं. एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शेल बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंसेस जब वो रिसर्च फेज ऑफ इंटरनल प्रोजेक्ट एन एंटिटी कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट intangible asset exists that will generate probable future economic benefit, है ना. तो the board of director cannot recognize the expenses as initially generated intangible asset. हम नहीं कर सकते, ये क्लियर मैटर था. और कब कर सकते हैं, ये पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े थे. एसेट आइडेंटिफाई हो चुकी हो, कोई वहां पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अपने को फाइंड आउट हो चुका है, फिर फ्यूचर प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो ऑफ द एंटिटी, दूसरे एसेट के साथ में क्लब है, और कॉस्ट जो है वो बिल्कुल रिलायबल तरीके से हमने उसमें इंक्लूड की है. तो ये सब अपन ने इंटेंजिबल एसेट वाले पॉइंट के अंदर पढ़ा हुआ है. वही पॉइंट यहाँ पे आए जैसे मैंने आपको कहा था. ठीक है, फिर इन्होंने क्या पूछ लिया, जब आप, अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब आप परचेज करते हैं, जब ऑडिटिंग परचेजेस विच टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर, और खास करके रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस. जब आप परचेज का ऑडिटिंग कर रहे होते हो तो क्या क्या एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करते हो. तो इस चैप्टर के साथ साथ हो सकता है इस चैप्टर में अपन ने सिर्फ एक दो पॉइंट लिए थे सर, अपन ने वो इसके अंदर तो वो लिया था कि हम रेशियो एनालिसिस कर लेंगे, ट्रेंड एनालिसिस कर लेंगे. तो आपका जो प्रीवियस चैप्टर है एनालिटिकल प्रोसीजर वाला, वो बहुत काम आएगा. कंजम्पशन एनालिसिस इसमें चेक करिए, कितना रॉ मटेरियल और कितना यूज होता है. नाउ स्टॉक कंजम्पशन एनालिसिस, रिपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट कंजम्पशन, दोनों में फर्क क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर, और देन स्टॉक कितना, प्रीवियस ईयर से आपने कंपेयर करके देख लिया, रॉ मटेरियल का परसेंटेज टोटल स्टॉक में कितना है. रेशियोज आप लोग पढ़ते हो एफएम के अंदर, काम आएंगे. ये देखिए फिर से रेशियोज भी आ गया यहाँ पे. कंपेयर द क्रेडिटर टर्नओवर और स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल लीजिए, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करिए, सेम दूसरी एंटिटीज से कंपेयर कर लीजिए, फोरकास्ट से कंपेयर करिए, जितना. नाउ ऑडिटर शुड रिव्यू द क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन आप बना सकते हो, ओपनिंग का, परचेज का, कंजम्पशन का. तो ये सारे टॉपिक एनालिटिकल प्रोसीजर वाले टॉपिक से यहाँ पे आपके लिए काम में आ जाएंगे, ध्यान में रखना चाहिए. ये सब क्वेश्चन बैंक में अपन ने कवर किया है. नाउ जब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की बात करते हो तो हायरिंग, अप्रूवल, अप्रेजल और रिटायरमेंट का क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसको इवेल्यूट करते हो, ये सारे पॉइंट भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं. वही पॉइंट है जो हम लोगों ने पढ़ लिए, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसा बनता है. प्रीमियम का पूछ लिया, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मे ओनली बी अप्लाइड टू द कंपनी टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर एज फुली पेड बोनस शेयर. ये कह रहे हैं, कंपनी लॉ के टाइप का क्वेश्चन है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ बोनस शेयर देने के यूज में आता है. कमेंट करो तो 4 यूज और होते हैं भाई, वो भी बताओ इनको, है ना. Now, explain with example the audit procedure to establish the existence of intangible fixed assets as the period end. ये आपको बताने को बोला. तो सेम जो पॉइंट अपन ने पढ़ा डिजाइनिंग, ड्राइंग्स वाला, वो हम चेक कर लेते हैं, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वो सॉफ्टवेयर, मैंने आपको एक्सेल एकेडमी का एग्जांपल दिया कि हमारी बुक्स में सॉफ्टवेयर दिख रहा है, तो ऑडिटर चेक करेगा कि आपके बिजनेस में यूज भी उसको ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, बराबर. वो सब चीजें अपने को यहाँ पे देखनी पड़ती है. तो आपका इंटेंजिबल का क्वेश्चन आ गया. ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछ लिया. कंपनीज प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग्स विद द फ्रेमवर्क ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. हम लोग जानते हैं जनरली एफआरएफ जो अप्लाई होता है उसके हिसाब से बनता है. ऑल्सो कॉमनली रेफर टू एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएसबी फॉलो करते हैं. इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज मैनेजमेंट मेक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तरीके के हमको एजर्शंस देता है, एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे, इक्विटी पे, इनकम पे, एक्सपेंसेस पे और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पे. एक्सप्लेन विद एग्जांपल स्टेटिंग द रिलेवेंट एजर्शन इन्वॉल्व इन दिस रिगार्ड. ऑल्सो एक्सप्लेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. ये इन्होंने थ्योरी का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि क्या क्या चीजें आप काम में लेते हो. तो स्टार्टिंग का तो ये पैरा तो हमने एज इट इज क्वेश्चन का ही लिख दिया है, और फिर वही पॉइंट अपन ने लिखे जो अपन ने पढ़ा
कि इसमें कंप्लीटनेस, कट ऑफ याद करो, दोनों का लिखना है आपको। 5-5 पॉइंट दोनों के जो थे, 4 और 5 पॉइंट थे, जो इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए भी थे एज वेल एज आपके बैलेंस शीट के आइटम के लिए भी थे। देखो एग्जिस्टेंस, अकरेंस, वैल्यूशन उसके लिए था, मेजरमेंट रेवेन्यू के लिए था, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सेम हो गया। फिर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे बिल्डिंग का ले लिया, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने देके रखा है, और उससे क्या क्या असर्शन निकल के आते हैं वो अपन ने आंसर के अंदर लिख दिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन अपन ने लिया, व्हाट डज द वैल्यूशन असर्शन मीन। अब असर्शन जो एग्जिस्टेंस होता है, अकरेंस होता है, कंप्लीटनेस होता है, उनमें से आपसे सिर्फ पूछा वैल्यूशन, वो भी किसका, इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी बैलेंसेस में वैल्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है। और एग्जाम्पल इन्वेंट्री का एग्जाम्पल लेकर के आपको बोला कि आप इसका आंसर करो, तो हमने वैल्यूशन असर्शन का मीनिंग बता दिया कि एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इंटरेस्ट आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत अप्रोप्रिएट अमाउंट के ऊपर है और प्रॉपर तरीके से उनका वैल्यूशन एलोकेशन हुआ है। एक एग्जाम्पल हमने दे दिया स्टॉक में कि स्टॉक का वैल्यूशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस के ऊपर हमेशा हमारा होता है। इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने को डालना है, जो भी एबनॉर्मल वेस्टेज है उसको एक्सक्लूड करना है, ऐसे हम कॉस्ट निकालते हैं। वैल्यूशन के बेसिस जो आप कॉस्टिंग के अंदर पढ़ते हो, फीफो या वेटेड एवरेज, वो हम लोग यूज करते हैं। ये सब आपको वहां पे दे देना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये वाला जो चैप्टर है, इसमें लॉ के प्रोविजंस काम आएंगे, क्योंकि प्रीमियम, शेयर कैपिटल, राइट शेयर, बोनस शेयर पे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा काम में आने वाला है आपका एडवांस अकाउंट्स या अकाउंट्स, दोनों लिख देता हूं चलो मैं। सारा डिस्क्लोजर तो पूरा यहीं से आ रहा है, बाकी एंट्रीज वेंट्रीज वहां से आ रही है। कॉस्टिंग काम में आ रहा है आपका, जैसे यहां पे मैंने लिखा है इन्वेंट्री से रिलेटेड जो मैटर रहेंगे वहां आपका कॉस्टिंग बहुत काम आएगा। और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट बहुत काम आएगा, जहां पे आप लोग रेशियोज निकालते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर लिखने के लिए बहुत काम आएगा। तो ये चैप्टर इन सब का कॉम्बो है, समझ रहे हो। तो इतना टिपिकल चैप्टर नहीं है और बढ़िया नंबर दिला सकता है अगर आप इसको ढंग से करके जाएं, तो इसको आप लोग करके रखिएगा। तो यहां आकर के अपना चैप्टर नंबर 9 जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, और इसके बाद अपन शुरू करेंगे। अब प्रोसीजर तो सारे खत्म हो चुके हैं। अब अगला चैप्टर हम लोग जो लेंगे वो लेंगे ऑडिट रिपोर्ट का। बस सब कुछ ऑडिट हो गई, अब ऑडिट रिपोर्ट हमारी कैसे बनती है, फाइनल जो इतना सारा प्रोसेस का हमारा आखिरी पॉइंट होता है कि हमने एविडेंसेस ऑब्टेन कर लिए, देन उसके ऊपर अपनी ओपिनियन बना करके अब उसको रिपोर्ट में कैसे प्रेजेंट करना है, उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ऑडिट रिपोर्ट। इतना अभी आप लोग करेंगे।